स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत कि जब हमने पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षण करना है, तो कौन कौन से सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम बच्चों को अच्छे ढंग से समझा पाएं। हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण विधियों पर विचार करते समय कुछ शिक्षण सूत्रों की भी चर्चा की है। इन सूत्रों में से कुछ सूत्र भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह सूत्र वास्तव में सामान्य सिद्धांत ही हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम सूत्रों के बारे में बात करते हैं। इसके ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात मीन्स जो बच्चों को पहले ही पता है और उसके बाद हम उसको अज्ञात पे लेकर जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। भाषा एक व्यापक विषय है, क्योंकि अगर बच्चे को कोई भाषा आती है तब ही वो जो दूसरे विषय हैं उनको अच्छे ढंग से पढ़ पाएगा। इसकी अनेकों विधाएं हैं। प्रत्येक विद्या का अपना एक स्वतंत्र स्वरूप है। प्रत्येक विद्या बच्चे के ज्ञान, कौशल तथा भावों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न विधाओं के शिक्षण से यहाँ ज्ञानात्मक कौशलों का विकास होता है। जो बच्चे के अलग अलग कौशल हैं, जैसे कि बच्चे को अच्छे ढंग से श्रवण करना, लिखना, पढ़ना, ये आना बहुत ज़रूरी है। वही नाटक, अभिनय, कवि दरबार, कवि सम्मेलन, कहानी प्रतियोगिता, वाद विवाद, परिसंवाद आदि के द्वारा छात्रों की कौशलात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है। अब हम इन सूत्रों को पूरी डिटेल में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का अभिप्राय ये है कि विद्यार्थी को जो ज्ञान देना है वह उसके प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर दिया जाना चाहिए, कि बच्चे को इतना पहले से पता होगा और उसके बाद ही आगे उसको पढ़ाना चाहिए। बालक को जो पढ़ाना है उसके लिए पूर्व ज्ञान का आधार लेना चाहिए। यहाँ अध्यापक को पहले बालकों का पूर्व ज्ञान जान लेना चाहिए और उसी पर अपने नए शिक्षण की शुरुआत करनी चाहिए। उठा चौथी कक्षा में जब विद्यार्थी को गाय के बारे में निबंध लिखने की समझ हो तो उससे भैंस तथा घोड़े के बारे में लिखवाया जा सकता है। इट मीन्स कि पहले बच्चे को पता चले कि हमने गाय, कोई भी जो पशु है उस पर लेख कैसे लिखना है, फिर हम उसको किसी भी कोई भैंस, घोड़ा, कोई और जो जानवर है उसके बारे में लिखने के लिए दे सकते हैं। सरलता से जटिलता की ओर। बच्चे सीधे सरल बातों को जल्दी समझ लेते हैं। इसका कारण वह विद्यार्थियों को पहले सरल तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए और सरलता से फिर जटिलता की ओर बढ़ना चाहिए। क्षण क्षण कठिनता की ओर बढ़ना शिक्षा का एक महान सूत्र है, क्योंकि अगर हम पहले से बच्चों को कठिन कार्य करवाएंगे तो उनका जो रुचि है उनकी वो पढ़ाई में नहीं बनेगी। सरल शब्दों का ज्ञान पहले और कठिन शब्दों का ज्ञान बाद में होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भी प्रथम सरल पाठ और क्रमशः जटिल पाठों का आयोजन विषय सामग्री के अंतर्गत होना चाहिए। पहले सरल पाठ और उसके बाद जो जटिल पाठ हैं वो होने चाहिए। हिंदी शिक्षा में इस सूत्र का अवश्य पालन किया जाना चाहिए। आगे है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त जो हम देख सकते हैं, हमें दिखाई देता है, हम उसे टच कर सकते हैं। मूर्त वस्तु वह है जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं अथवा इंद्रियों द्वारा उसकी अनुभूति की जा सकती है। ज्ञान का जो मूल आधार है वो हमारी इंद्रियां ही हैं। हम जितना ज्ञान अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं उतना किसी और से नहीं। जब नवीन ज्ञान देना है तो हमें मूर्त को ही आधार मानना चाहिए ताकि बालकों को समझने में सरल हो। उदाहरण हम ले रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। यह विद्यार्थियों के लिए अमूर्त ज्ञान है, मगर वह वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के नाम को जानता है, यह उसका मूर्त ज्ञान है। इसलिए हमने कहाँ से शुरू करना है? वस्तुओं और व्यक्तियों, स्थानों के नाम से। इसी मूर्त ज्ञान के आधार पर उसे अमूर्त ज्ञान अर्थात संज्ञा की व्याख्या से परिचय कराया जा सकता है। आगे विशेष से सामान्य की ओर। इस सिद्धांत सूत्र का हिंदी शिक्षा में उपयोग करते समय
बच्चों को पहले विशिष्ट उदाहरण देने चाहिए, फिर उनकी सहायता से सामान्य सिद्धांत की ओर बढ़ना चाहिए। पहले उदाहरण देने हैं, फिर उसके बाद जो सामान्य सिद्धांत हैं उनकी ओर बढ़ना है। विशेष पदार्थ, तत्व, क्रिया आदि को प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को सामान्य की ओर ले जाना चाहिए। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाते समय इस सूत्र का जो सफलतापूर्वक प्रयोग है वो किया जा सकता है। उदाहरण, दीर्घ संधि पढ़ानी है हमने। दीर्घ संधि पढ़ाने वक्त विद्यार्थियों को स्वर मालूम रहते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर, जैसे कि हम किसी भी शब्द की जो संधि कर रहे हैं उनको ऐसे पढ़ाएंगे तो वर्ण के सामने स्वर्ण स्वर आने से दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। इसी तरह सामान्य नियम बनाए जा सकते हैं। पूर्व से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूर्ण मीन्स पूरा, पूर्ण से अंश की ओर का अर्थ है कि जो भी पढ़ाना है वह पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए और बाद में उसके विभिन्न भागों की ओर बढ़ना चाहिए। बच्चों का ध्यान पहले पूर्ण वस्तु की तरफ आकृष्ट हो जाता है और फिर बाद में उसके अंशों की ओर। उदाहरण है, पहली कक्षा में अध्यापक पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं, मगर यह तरीका गलत है। बच्चों के लिए सरल वाक्य समझना आसान है क्योंकि वह वाक्य को बोलता है और वाक्यों में ही सोचता है। इस सूत्र के अनुसार बच्चों को वाक्य से अक्षर की ओर ले जाना चाहिए। गेस्टाल्ट थ्योरी की भी प्रतीति यही होती है। अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रूप में स्थित रहता है। मतलब जो काम हम खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, तो वो जो हम ऐसे सीखेंगे अपने आप करके, वो जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, ज़्यादा देर तक हमें याद रहेगा। बच्चे अनुभव से बहुत सीखते हैं, इसलिए नया ज्ञान सीखते वक्त पूर्व अनुभव का जो आश्रय वो लेना चाहिए। जो बच्चों के पूर्व अनुभव हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। अनुभव इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। अनुभव की अनुभूति करने के बाद अध्यापक को उसका विश्लेषण करना चाहिए। जब हमें पता चले कि बच्चों को इतना अनुभव है तो उसके बाद ही अध्यापक को उसका जो विश्लेषण है वो करना चाहिए। इसके बाद विचार तथा तर्क की ओर जाना चाहिए। पहले हम उसको विश्लेषण करना है उसका, फिर कहीं जो तर्क की ओर बढ़ना है। इससे छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है और इसका जो ज्ञान मिलता है वो स्थायी रूप में रहता है। आगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ होता है ज्ञान देना, उसे ज्ञान की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना। विश्लेषण करके, उसके टुकड़े करके, उसको भागों में विभाजित करके उसके विविध तत्वों में उसको बांटा जाता है, फिर उसको पढ़ाया जाता है। फिर प्रत्येक तत्व तथा अंश का अलग अलग विश्लेषण करने के बाद उसका संश्लेषण किया जाता है। इस पद्धति से बच्चों में तर्क एवं विचार शक्ति का विकास हो जाता है और साथ ही साथ निष्कर्ष पर जाने की क्षमता का विकास हो जाता है कि बच्चे अपने आप निष्कर्ष निकालने के योग्य हो जाते हैं। आगमन से निगमन की ओर। आगमन विधि में पहले बहुत से उदाहरणों की सहायता से नियम तैयार किए जाते हैं। उदाहरणों की सहायता से पहले नियम तैयार किए जाते हैं। जैसे विशेषण की परिभाषा बतानी है, उसके लिए पहले बच्चों को उदाहरण, चाहे हम ऑरल बता रहे हैं, मौखिक बता रहे हैं, जहाँ हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बता रहे हैं, और उसके बाद विद्यार्थी उनके माध्यम से व्याख्या बनाते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, पहले व्याख्या दी जाती है और उसके बाद उसके उदाहरण दिए जाते हैं। हिंदी शिक्षा के लिए प्रारंभ में आगमन और बाद में उदाहरण अत प्रारंभ में आगमन विधि अधिक उपयुक्त है और ये विधि वैज्ञानिक है। इसी कारणवश हिंदी शिक्षा प्रणाली में आगमन विधि अधिक उपयुक्त है। मीन्स जो आगमन विधि है इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हिंदी व्याकरण पढ़ाते वक्त इस सूत्र को अपनाया जाता है। आगे प्रयोग से सिद्धांत की ओर। पहले प्रयोग, फिर उसके बाद सिद्धांत। भाषा शिक्षा का यह सूत्र है कि प्रथमतः प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में करने चाहिए और सिद्धांत यानी लक्ष्य की और आगे बढ़ना चाहिए। आरंभिक कक्षाओं में सही भाषा उच्चारण का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर सही भाषा का प्रयोग हो रहा है तो बच्चे वहीं सीखेंगे।
इसके उपरांत भाषण में कुशलता ला देनी चाहिए। आगे है मनोवैज्ञानिकता के अनुकूल। हिंदी शिक्षण में बालकों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जांचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे बालकों की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता की ओर ध्यान रखकर शिक्षा कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। इससे बालकों में होशियारी बढ़ जाती है। इसी पद्धति की और अगर हम नहीं अपनाते, इस पद्धति को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो जो शिक्षा है वो प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं दी जा सकती। डियर स्टूडेंट्स, ये से भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसके सूत्र। धन्यवाद।